Dear students, very good morning। बीए पार्ट फर्स्ट की इस क्लास में फिर से आपका वेलकम। पिछली क्लास में हमने शुक्र के अनुसार राज्य के कार्य जो उसका अध्ययन किया था। अब हम इसे आगे कंटिन्यू करते हुए राजा एवं राजपद संबंधी और शेष विचारों का अध्ययन करेंगे। शुक्र हो या मनु कौटिल्य, सभी ने राजा की नियुक्ति एक ऐसे विशेष मानव के रूप में की है जो सारी प्रजा को अपने परिवार की तरह उसकी हिफाजत कर सके और हमेशा जनहित को सर्वोच्च स्तर पर रखे, प्राथमिकता दे। तो ऐसे व्यक्ति में कुछ विशेष गुणों का होना भी अपेक्षित होना ही था। तो सभी विचारकों ने राजा के अंदर बहुत सारे गुणों, योग्यता, क्षमता, काबिलियत की अपेक्षा की और ऐसे सामर्थ्यवान व्यक्ति को ही राजा बनाने की वकालत की। तो राजा और राजा से जुड़ा राजपद एक पद है, एक कुर्सी पर जो बैठा हुआ व्यक्ति है जो कभी भी खाली नहीं होता। राजा एक व्यक्ति है, व्यक्ति के रूप में व्यक्ति मृत्यु के बाद खत्म हो जाता है, लेकिन राजपद चलता रहता है, उस पर कोई और विराजमान हो जाता है। तो शुक्र ने जो राजपद संबंधी विचारों में सबसे पहले राजपद की विभिन्न धारणाएं बताई कि राजपद जो है, ये जो ग्लोरियस पद है, ये प्रतिष्ठापूर्ण जो पद है, वो देवांश की उसमें धारणा है, देवताओं का उसमें अंश है। इंद्र, कुबेर, यम, वायु, अग्नि, इस तरह के सब बहुत सारे देवताओं के अंश को मिलाकर ईश्वर ने राजा को चुना है, राजा को बनाया है। श्रेष्ठ मानवता एवं देवांश, देवताओं संबंधी गुण तो है, लेकिन व्यक्ति में, धरती पर रहने वाले मानवों में भी श्रेष्ठ मानव के गुण विद्यमान है। इसी तरह राजपद की तप संबंधी धारणा, राजा राजपद पर बैठकर केवल ऐशो आराम, शानो शौकत का जीवन नहीं जी सकता, बल्कि उसका जीवन एक तपस्या से भरा होता है। इसीलिए शुक्र ने राजपद की तप संबंधी धारणा भी दी है। प्रजा सेवक संबंधी धारणा, राजा ऐसा हो जो हमेशा प्रजा का अपने आप को सेवक माने। यदि वो प्रजा का स्वामी मानने लग जाएगा तो उसमें निरंकुशता के भाव आने लग जाएंगे। और संविदा संबंधी अवधारणा, संविदा में प्रजा और राजा के बीच एक समझौता जब हो जाता है तो वो राजपद संविदा संबंधी राजपद होगा। तो राजपद की विभिन्न सारी अवधारणाएं, इनमें से कोई सी भी एक अवधारणा या कोई सा भी एक वो इस समूह में से राजा में कोई सा भी गुण पाया जा सकता है 5 अवधारणाओं में। और सर्वश्रेष्ठ राजा शुक्र ने देवांश संबंधी धारणा और श्रेष्ठ मानवांश और देवांश संबंधी, इन दोनों का जो मिक्स रूप है उसे सर्वश्रेष्ठ माना है। राजा में देवत्व, जो मैंने पहले भी कहा कि शुक्र ने राजा को इंद्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चंद्र, कुबेर जैसे देवों के अंश को धारण करने वाला बताया कि उसमें इन सभी देवताओं का कुछ अंश विद्यमान है। शुक्र ने प्रत्यक्षतः राजा को देव नहीं स्वीकारा था, परंतु उसने कहा था कि राजधर्म का पालन करके शूद्र राजा भी श्रेष्ठ हो जाता है, और इसके विपरीत यदि सही आचरण नहीं करे तो उत्तम राजा भी शूद्र बन जाता है। क्योंकि शुक्र का जो मंतव्य था वो जातिगत आधारित या वंश परंपरागत राजा को स्थापित करने का नहीं था, अपितु जो भी राजा हो उसमें अमुक गुण होने ही चाहिए। निर्धारित गुणों को निर्धारित मापदंड के अनुसार आचरण करने वाला व्यक्ति ही राजा बनना चाहिए। इसके बाद शुक्र ने राजा के कर्तव्यों का जिक्र किया। राजा के कर्तव्य निम्नानुसार शुक्र ने बताए। दुष्टों का अंत करना, क्योंकि दुष्टों से समाज की जो आंतरिक व्यवस्था है वो चरमरा जाती है, लोगों का जीवन अराजक हो जाता है, उनका जीवन सुरक्षित नहीं होता, हमेशा वहाँ की प्रजा भय में जीती है। तो दुष्ट प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनका अंत करना राजा का दायित्व है। दान देना, क्योंकि दान ही इसमें व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण चीज़ मानी गई है
क्योंकि दान करने से व्यक्ति में उदारता और परोपकारिता के गुणों का विकास होगा। प्रजापालन ये राजा का सबसे मुख्य कर्तव्य है। राजसूयादि यज्ञ करना, जब राजा के द्वारा बड़ी बड़ी जीत हासिल की जाती है तो एक तरह से ये जो यज्ञ वगैरह थे ये जनता और राजा के बीच इस तरह के संबंधों को, धर्म संबंधी संबंधों को स्थापित करने की चीज हुआ करते थे, जिससे जनता को ये फीलिंग होती थी कि राजा धर्म के अनुसार आचरण करने वाला है। इसी तरह न्यायपूर्वक कोष का अर्जन और संग्रह, क्योंकि कोष धन के बिना किसी भी राज्य का काम नहीं चल सकता। नियमित जो वृत्ति पर लगे हुए सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, अधिकारी कर्मचारी मंत्री हैं, उनको वेतन देना पड़ता है। राज्य की सुरक्षा के लिए एक स्थायी सुदृढ़ सेना रखते हैं, उसके लिए तो राजा को न्यायपूर्वक तरीके से अर्थात प्रजा को पीड़ित करके अनावश्यक रूप में कर का संग्रह नहीं, अपितु न्यायपूर्वक तरीके से धन का संग्रह और उसका अर्जन करना चाहिए। अन्य राजाओं को कर देने वाला बनना, क्योंकि दूसरे राजाओं को कर देने से राजा की उदारता प्रदर्शित होती है, तो अन्य राजाओं को कर देने वाला भी वो हो। शत्रुओं का मर्दन करना, क्योंकि जो राज्य के लिए मुश्किल खड़ी करने वाले लोग हैं या जो राज्य के शत्रु हैं, राज्य को हानि पहुंचा सकते हैं, उनका मान मर्दन करना। और भूमि से अर्जन करना, भूमि अपने राज्य का विस्तार करना, एक अपनी भूमि का विस्तार करना, भूमि से भूमि को जोड़ना, भूमि को बढ़ाना, ये शुक्र ने राजा के कर्तव्यों में शामिल किया है। और जब राजा को इतना महिमा मंडित देवों का अंश वाला मानवता में श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, तो उसकी दिनचर्या भी शुक्र ने कौटिल्य मनु की तरह नियत कर दी है। उसके जो 6 पहर क्रम से उसने ये दिए हैं। प्रथम ये नियत कालांश जो है 2 मुहूर्त, 6 मुहूर्त में उसने पूरे दिन को डिवाइड कर लिया है। पहला जो मुहूर्त है या जो पहला क्रम है वो होगा कोष बजट का अध्ययन करना। दूसरा जो क्रम है मल त्याग स्नान, जो नियमित दिनचर्या के कार्य हैं। तीसरा जो क्रम है या नियत कालांश जो है ये 2 ही मुहूर्त का होगा, अर्थात 2 घंटे लगभग इसे बताया शुक्र ने। शारीरिक अभ्यास, हाथी घोड़ों रथों का व्यायाम। 5वें उसमें दिया है पारितोषिक वितरण, तीसरा रह गया था ये शायद, उपासना, दान और अध्ययन, क्योंकि ये तीनों चीज़ें राजा के व्यक्तित्व को हमेशा सर्वश्रेष्ठ बनाए रखने में सबसे ज़्यादा योगदान देती हैं। तो तीसरे क्रम पे उसने उपासना, दान और अध्ययन को माना है। 6ठे क्रम पे पारितोषिक, मुख्य अधिकारी से कार्य, आय व्यय के अनुसार खाद्यान्न, कपड़े, स्वर्ण, जवाहरात, सैनिकों से संबंधित बातें करना, इससे संबंधित वो कार्य करता है। 7वें उसमें 1 मुहूर्त का जो माना है इष्ट मित्रों के साथ भोजन और इसके बाद थोड़ा सा विश्राम करना, क्योंकि विश्राम से ही आगे के कार्यों के लिए एक एनर्जी प्राप्त होती है। 8वें उसको क्रम में उसने माना नई पुरानी वस्तुओं का निरीक्षण करना। 9वें क्रम में न्यायाधीशों से विचार विमर्श करना। इस तरह से 10वें क्रम में शुक्र ने बताया आखेट और क्रीड़ा। 11वें क्रम में बताया सैनिकों का निरीक्षण और उनके साथ सैन्य अभ्यास। 12वें क्रम में बताया सायंकालीन उपासना और 13वें क्रम में रात्रिकालीन भोजन। 14वें क्रम में गुप्तचरों से वार्तालाप और 15वें क्रम में जो 8 मुहूर्त के बराबर है सोने में व्यतीत करता है। 24 घंटे को 15 में डिवाइड करके 1.25 घंटे का लगभग एक मुहूर्त बनता है। 45 मिनट का, लगभग 45 मिनट का एक मुहूर्त बनता है। तो इस तरह 15 मुहूर्त में उसने राजा की पूरी दिनचर्या को शुक्र ने विभाजित किया। फिर आगे शुक्र ने उत्तराधिकार संबंधी सिद्धांत दिया, क्योंकि राजा एक व्यक्ति है और व्यक्ति का जीवन और मृत्यु सार्वभौमिक सत्य हैं या अटल सत्य, दृढ़ सत्य हैं। तो राजा के बाद कौन उसका उत्तराधिकारी होगा, राजभार को कौन संभालेगा, इसके लिए भी उसने ये सिद्धांत दिए। पैतृक सिद्धांत, यदि राजा के पुत्र को राजा बनाया जाता है पैतृक सिद्धांत होगा। ज्येष्ठता सिद्धांत,
यदि राजा के 2 से अधिक भी पुत्र हो सकते हैं, उसमें बड़े पुत्र को ये राजपद दिया जाएगा। शारीरिक पूर्णता सिद्धांत, कई बार ऐसा हो सकता है कि ज्येष्ठ पुत्र होने के बावजूद उसके कोई अंग भंग या शारीरिक रूप से वो पूर्ण रूप में सक्षम नहीं हो, तो शारीरिक पूर्णता का सिद्धांत भी उसमें देखा जाएगा। और कई बार ऐसा होता है कि बड़े भी हों, शारीरिक रूप से संपन्न हो, लेकिन बौद्धिक स्तर नहीं हो, तो अल्टीमेटली योग्यता सिद्धांत, वो प्रजा सेवक के रूप में कार्य करने में योग्य और समर्थ होना चाहिए। तो ये 4 सिद्धांत शुक्र ने बताए हैं। कोई से भी सिद्धांत को लिया जा सकता है नॉर्मल परिस्थितियों में, पैतृक सिद्धांत, और फिर बाकी ये सारे सिद्धांतों पर अमल किया जा सकता है। निरंकुश राजा पर नियंत्रण, शुक्र ने कहा कि राजा निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि शुक्र ने तो पहले ये कहा कि राजा प्रजा का स्वामी नहीं है, बल्कि वो उसका सेवक है। प्रजाजनों को सुखी जीवन प्रदान करने के लिए ही राजा का अस्तित्व है। तो राजा निरंकुश नहीं हो सकता, क्योंकि उस पर निम्नानुसार नियंत्रण शुक्र ने बताए हैं: नैतिक उपाय, वैधानिक उपाय और विधानेतर उपाय। नैतिक उपायों में क्योंकि राजा को धर्मानुसार मर्यादित आचरण करना होगा। वैधानिक उपाय क्योंकि कानून की भी कुछ मर्यादाएं राजा पर होती हैं, वो मनचाहा व्यवहार या आचरण नहीं कर सकता। और विधानेतर उपाय, इसमें 2 प्रकार के उपाय शुक्र ने बताए हैं: पुरोहित की मदद से सत्ता का परिवर्तन या धर्मशील शत्रु राजा की मदद से सत्ता में सुधार। तो इस तरह से राजा पर नियंत्रण बनाए रखा जाता है और वो निरंकुश कभी नहीं हो सकता। इसी के साथ राजा ने राजा के कार्यों में सर्वाधिक सहयोग देने के लिए जो एक अंग है मंत्री परिषद, मंत्री परिषद का सबसे बड़ा रोल शासन प्रशासन में होता है। और मंत्री परिषद के द्वारा ही प्रशासन के प्रमुख कार्यों को अपने जिम्मे लिया जाता है, क्योंकि एक अकेला राजा सारे कार्य नहीं कर सकता। राजा की सफलता और असफलता उसके मंत्री परिषद के लोगों की योग्यता और अयोग्यता पर ही निर्भर करती है। मंत्री परिषद की संख्या पर शुक्र ने कहा कि 10 के लगभग ये संख्या होनी चाहिए, और इनकी सहायता के लिए भी सहायक नियुक्त किए जा सकते हैं। बेसिकली मंत्री परिषद में 10 लोगों को लिया जाए, क्योंकि बहुत अधिक लोग यदि मंत्री परिषद में होंगे तो राजा उनके साथ गुप्त मंत्रणा नहीं कर सकता, और राजा की जो प्लानिंग्स योजनाएं हैं वो समय से पूर्व आउट हो सकती है। इसमें जो 10 मंत्रियों को उसने बताया, उसमें इस प्रकार की वरीयता थी। जैसे नंबर 1 पर पुरोहित होगा जो पंडित है, दूसरा नंबर पर प्रतिनिधि को रखा, तीसरे नंबर पर प्रधान, चौथे नंबर पर सचिव, 5वें नंबर पर मंत्री, 6ठे नंबर पर प्राड विभाग, 7वें नंबर पर पंडित, 8वें पर सुमंत्र, 9वें पर अमात्य और 10वें नंबर पर दूत। इस तरह मंत्री परिषद के इन 10 लोगों का क्रम निर्धारित होगा। सर्वोच्च स्तर पर शुक्र ने पुरोहित को स्थापित किया है और 10वें नंबर पर दूत को। हालांकि सभी के कार्य अपने अपने स्तर पर महत्वपूर्ण होते हैं। कार्यकाल और विभाग परिवर्तन पर शुक्र ने कहा कि प्रत्येक विभाग का एक मुखिया और उसके 2 सहायक 3, 5, 7 अथवा 10 वर्ष के लिए नियुक्त होने चाहिए, क्योंकि हर एक मंत्री परिषद के व्यक्ति के लिए उसके सहायक के रूप में भी 2 सहायक नियुक्त किए जाएंगे। किसी की 3 साल की नियुक्ति होगी, किसी की 5 साल, किसी की 7 साल के लिए नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रधान अधिकारियों सहायकों के स्थानांतरण, पदोन्नति और पद विमुक्ति को भी स्वीकारा, क्योंकि यदि एक बार व्यक्ति को परमानेंट किसी स्थान पर नियुक्त कर दिया जाए तो उस पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा और वो कई बार अपने कर्तव्यों से विमुख हो सकता है। यदि व्यक्ति में ये भाव हो कि यदि मैंने सही या गलत का वो सही कार्य नहीं किया और गलत मार्ग को अपनाया तो मेरा यहाँ से स्थानांतरण हो सकता है और पदोन्नति भी रोकी जा सकती है या फिर पद से भी हटाया जा सकता है। तो इस भय की भावना के आधार पर व्यक्ति जो मंत्री परिषद के सहायक के रूप में नियुक्त हैं वो सही कार्य कर पाएंगे। फिर शुक्र ने इनकी योग्यता पर भी बात कही। आनुवंशिकता का इसमें वो ध्यान रखा जाना चाहिए। नैतिकता, शारीरिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, राजभक्ति और नीति निपुणता, क्योंकि ये जो 6 उसने योग्यताएं बताई है
नैतिक आचरण यदि व्यक्ति नहीं करता होगा तो वो मंत्रिपरिषद की सहायता नहीं कर पाएगा। शारीरिक क्षमता भी हो, यदि व्यक्ति कई बीमारियों से घिरा होगा तो उसमें कर्तव्यों के प्रति निष्ठा नहीं हो सकती। बौद्धिक क्षमता हो, और राजभक्ति तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है ही, और नीति निपुणता भी व्यक्ति में होनी चाहिए, और आनुवंशिकता का गुण भी उसने माना है। इसी तरह से अलते करने जैसे कहा कि शुक्र का मत है कि केवल भोजन व विवाह के अवसरों पर ही जाति की पूछताछ की जानी चाहिए, मंत्रिपरिषद में नियुक्त करते समय नहीं। शुक्र को शूद्र के सैन्य विभाग में रखने में कोई आपत्ति नहीं है यदि वह योग्य और राजभक्त हो, क्योंकि मनु ने हर एक चीज जाति आधारित बताई, लेकिन शुक्र ने तत्कालीन समय में भी ये कहा कि एक शूद्र भी यदि उसमें योग्यता है तो उसे सैन्य विभाग में रखने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, शादी विवाह के समय, क्योंकि ये आवश्यक है, उस समय ही जाति पूछी जानी चाहिए। जातियों का महत्व केवल वहाँ तक हो, बाकी योग्यता अनुसार प्रत्येक जाति वर्ग के व्यक्ति को प्रत्येक प्रकार का पद योग्यता अनुसार प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिए। फिर शुक्र ने राष्ट्र के प्रशासन पर अपना विचार दिया। प्रशासन का संगठन, जैसे पहले केंद्रीय प्रशासन होगा, उसके बाद स्थानीय प्रशासन, दो प्रकार के उसमें शुक्र ने इसे डिवाइड किया। केंद्रीय प्रशासन में 7 प्रकार के भृत्यों वेतन प्राप्त करने वालों का उल्लेख है। जो केंद्रीय प्रशासन होगा उसमें 7 प्रकार के ये कर्मचारी होंगे जो वेतन प्राप्त भी करते हैं। विभिन्न राज विभागों के प्रकृति एवं दर्शन, विभिन्न प्रशासनिक विभागों के अध्यक्ष जैसे अश्वपति, जो घोड़ों के वो उस पर जो अध्यक्ष होगा, भूकर वसूल करने वाले अधिकारी, धर्म कलाओं और विद्याओं के विशेषज्ञ, राजमहल के विभिन्न जो कर्मचारी हैं जैसे विदूषक, अंतपुर के भृत्य, इनके ऊपर एक अधिकारी, स्थानीय अधिकारी जैसे ग्रामाध्यक्ष, सहसाध्यक्ष, इसी तरह विभिन्न हीन भृत्य जैसे दुर्ग शिल्पी, नाविक, जुलाहे, धोबी, इस प्रकार के भी लोग। तो केंद्रीय प्रशासन में ये 7 प्रकार के लोग होंगे। इसी तरह स्थानीय प्रशासन का संगठन भी शुक्र के द्वारा बताया गया। इस संदर्भ में 6 अधिकारी उसने बताए हैं। सहसाधिपति, अपराधियों को दंडित करने वाला, ग्राम नेता, चोर डाकू, अन्यायी अधिकारियों से रक्षा करने वाला, भागहार, जनता से कर वसूल करने वाला, लेखक, सभी स्थानीय आर्थिक लेखों को रखने वाला, शुल्क ग्राहक, व्यापारियों से कर एवं शुल्क लेने वाला, प्रतिहारी, राजा द्वारा बुलाए गए व्यक्ति को राजा तक पहुंचाना। ये इस प्रकार से 6 अधिकारी शुक्र ने स्थानीय प्रशासन के लिए बताए हैं। और प्रशासन के विभिन्न विभाग भी शुक्र ने बताए हैं। उसने प्रशासन में 20 विभागों का जिक्र किया है। हर एक विभाग का एक अध्यक्ष होगा। जैसे ये 20 विभाग बताए: गज विभाग, अश्व विभाग, रथ विभाग, पदाति विभाग, पैदल सेना वाला विभाग, दुधारू पशु विभाग, उष्ट्र विभाग, ऊँटों का विभाग, मृग विभाग, पक्षी विभाग, सवर्ण विभाग, रत्न विभाग, रजत विभाग, वस्त्र विभाग, वित्त विभाग, धान्य विभाग, पाकशाला विभाग, उद्यानादि विभाग, राजभवनों का विभाग, सामान्य द्रव्य विभाग, देवसेना विभाग, दानादि परोपकार से संबंधित विभाग। इस प्रकार प्रशासन को 20 विभागों में विभाजित करके शुक्र ने बताया है, क्योंकि शुक्र की प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो आज तक भी प्रचलित है। और शुक्र के द्वारा उस समय ऐसी बातें प्रशासन से संबंधित कही कि वो आज के परिप्रेक्ष्य में भी प्रासंगिक लगती है। कार्यालय पद्धति पर शुक्र ने कहा कि लिखित आदेशों द्वारा कार्य होना चाहिए, जैसे जयपत्र, आज्ञापत्र, शासन पत्र, प्रसाद पत्र, भोग पत्र। शुक्र ने कुशल संचालन के लिए स्मृति पत्र, फाइल प्रणाली भी स्वीकार की। जो आज के समय में फाइल प्रणाली सभी विभागों में, सभी प्रशासनों में, सभी राज्यों में लगभग पाई जाती है, उस फाइल प्रणाली की भी शुरुआत शुक्र ने उस समय की। और राजकीय सेवा के शुक्र ने विभिन्न नियम बताए। इन नियमों के बारे में हम कल जिक्र करेंगे। जैसे इसमें 1-2 मैं नियम बताती हूँ। भृत्यों के गणवेश एवं चिन्ह, क्योंकि जो कर्मचारी होंगे जो नियमित वेतन पर कार्य करते हैं,
उनका कुछ न कुछ प्रतीक चिन्ह होना चाहिए और उनकी एक वेशभूषा होनी चाहिए जिससे कि वो पहचाने जा सके। वेतन भृति संबंधी निश्चित नियम, उनको कितना वेतन, कब कब उसके वेतन में वृद्धि होगी, इससे संबंधित हर एक चीज़ पहले से निश्चित होगी ताकि व्यक्ति को ये पता रहे कि उसको किस प्रकार का कार्य करने पर पुरस्कार और किस प्रकार का कार्य करने पर उसे पनिशमेंट मिलेगा। आज की क्लास में हम तय करेंगे, शेष हम अगली क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।